हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग उदारवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद निश्चित दर्शन बना 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर वर्तमान शताब्दी में। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से सोचिए, अपने आंसर को बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में उदारवाद को निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय J.S. मिल, एडम स्मिथ एवं हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को जाता है। उदारवादी विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते हैं और इस कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वही है जो न्यूनतम शासन करे। तो उदारवाद सरकार की सीमित भूमिका का समर्थक है और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने का पक्ष रखता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है। तो राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन इनमें से किसकी रचनाओं में पाया जाता है। जॉन लॉक के, कार्ल मार्क्स के, बर्नार्ड बोसांके के या फिर नॉर्मन एंजल के। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक, इनकी पुस्तक का नाम है द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक, में इन्होंने लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया है। लॉक की टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट ऐसी रचना है जिसमें उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है। एडम स्मिथ को, जेरेमी बेंथम को, जॉन लॉक को या फिर हर्बर्ट स्पेंसर को। तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 17वीं सदी के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक की कृति का नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अंतर्गत इन्होंने राज्य शक्ति के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया तथा राज्य को एक न्यास यानी ट्रस्टी कहा, जिसका लक्ष्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे। ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे, ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके। इंग्लिश उदारवादी परंपरा में आदर्शवाद को स्वीकार्य बनाने का कार्य ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके ने किया था। यह नहीं मान लेना चाहिए कि इंग्लैंड में आदर्शवादी आंदोलन पूर्ण रूप से जर्मन आदर्शवाद की ही उपज था। ऑक्सफोर्ड के आदर्शवादियों को कांट और हीगल की अपेक्षा प्लेटो और अरस्तु से भी प्रेरणा मिली थी। इस आंदोलन ने अंग्रेज जनता के सामने विश्व के संबंध में एक आध्यात्मिक धारणा रखी, जिसके आधार पर ग्रीन व अन्य विचारकों ने राज्य के नैतिक जीवन के एक आदर्शवादी सिद्धांत की अवधारणा रखी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है। एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी राज्य में ही अस्तित्व में आई। वर्ष 1943 के बेबरीज रिपोर्ट में 5 महाबुराइयों अज्ञानता, अभाव, नशाखोरी, बीमारी और बेरोजगारी
से निपटने के लिए राज्य की भूमिका पर बल दिया गया। तो बेब्रिज रिपोर्ट में कितनी महाबुराइयां बताई गई? 5। और बेब्रिज रिपोर्ट कब आई? 1943 में। किससे संबंधित है? कल्याणकारी राज्य से। तो ये तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है। महाबुराइयां क्या थी? अज्ञानता, अभाव, नशाखोरी, बीमारी और बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 6, नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? दुर्खीम, नॉजिक, रॉल्स या फिर उपयुक्त सभी? तो नव उदारवाद के प्रवक्ता कौन थे? नॉजिक। नव उदारवाद समकालीन विश्व में अहस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की बात करता है। यह कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है, क्योंकि उसमें प्रतिभाशाली और कर्मठ वर्गों पर भारी कर लगाकर अयोग्य और अकर्मण्य लोगों का पोषण किया जाता है। यह विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई और इसके प्रवर्तकों में रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैच करना है और आपके कूट नीचे दिए गए हैं, देखिए। तो परंपरागत उदारवाद, उदारवादी आदर्शवाद, हीगलवादी आदर्शवाद और मार्क्सवाद। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परंपरागत उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। उदारवादी आदर्शवाद आवश्यक भलाई, हीगलवादी आदर्शवाद नैतिकता और विधिकता की अभिव्यक्ति और मार्क्सवाद उत्पीड़क संस्था राज्य को मानती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? बाजार में संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। ऑप्शन बी, वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षमकार संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है नव उदारवाद का प्रमुख तर्क कौन सा नहीं है। ऑप्शन सी है, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है। ऑप्शन डी है, निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अविहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षमकार संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। यह नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है। नव उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को फिर से समेटने, रोलिंग बैक द स्टेट के लिए मुक्त बाजारवाद तथा मुक्त बाजार का समर्थन करता है। समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से 3 नीतियों को अपनाया जा रहा है, जो कि है LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। नव उदारवाद एक बार फिर से अहस्तक्षेप की नीति यानी लेजिस फेयर का समर्थन करता है तथा बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की बात करता है। यह संसाधनों को बाजार के हवाले करने का पक्षधर है, न कि व्यक्तियों व समूहों को। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया सामाजिक सुधारों के लिए, निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए या फिर निःशुल्क शिक्षा के लिए। तो उदारवाद के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में इनमें से किसके लिए प्रयास किया गया? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए उदारवाद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में प्रासंगिक स्वतंत्रताओं की मांग करता है। राजनीतिक क्षेत्र में विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता को उदारवाद अपरिहार्य मानता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? F.A. हायक, मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? नव उदारवाद यानी न्यू लिबरल। इनमें से कौन कौन से हैं? तो ये सारे ही यानी F.A. हायक, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक, ये तीनों ही नव उदारवाद से संबंधित है। आधुनिक समय में नव उदारवाद ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। इस विचारधारा ने राज्य की भूमिका को सीमित करने की सिफारिश की है और राज्य की नकारात्मक भूमिका यानी रात्रि प्रहरी राज्य पर बल दिया है। F.A. हायक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा है नव उदारवाद के साथ, नव अनुदारवाद के साथ, नव मार्क्सवाद के साथ या इनमें से किसी के साथ नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नव उदारवाद के साथ।
अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास नव उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। नव उदारवाद वास्तव में शास्त्रीय उदारवाद की नकारात्मक उदारवादी धारा को पुनर्स्थापित करता है। यह राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। फ्रेडरिक हेयक व मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख नव उदारवादी सिद्धांतकार है। हेयक ने अपनी कृति रोड टू सर्फडम, तो हेयक की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है रोड टू सर्फडम, में लिखा है कि निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के अव्यक्त ज्ञान का उतना उपयोग नहीं कर सकती जितना बाजार अर्थव्यवस्था कर सकती है। इसके अनुसार आर्थिक नियोजन का रास्ता सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन की रचना का नाम याद रखना है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, में इन्होंने लिखा है कि पूंजीवाद स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। पूंजीवाद जिसमें निजी उद्यम को स्वतंत्र विनियम का पूरा अवसर हो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, लास्की या फिर एडम स्मिथ? तो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के प्रमुख समर्थक हैं आपके एडम स्मिथ, और इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाने से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप का सिद्धांत का समर्थन करते हुए एडम स्मिथ ने तर्क दिया है कि यदि बाजार व्यवस्था को कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो उसमें संतुलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई देगी। इससे पूंजीपति के लाभ के साथ साथ आम खुशहाली में भी वृद्धि होगी। इनके अनुसार सरकार के केवल 2 ही मुख्य कार्य हैं, राज्य की रक्षा और न्याय प्रशासन। इनके अनुसार जब सरकार समाज के भीतर किसी विशेष श्रेणी या समुदाय को विशेषाधिकार प्रदान करके आर्थिक जीवन के विनियमन का प्रयत्न करती है, तब वह न केवल अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देती है बल्कि आर्थिक इष्ट सिद्धि में भी बाधा डालती है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? प्लेटो, मार्क्स, एडम स्मिथ या फिर लॉक? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक एवं विचारक एडम स्मिथ ने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया है। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हुए अहस्तक्षेप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होने पर मनुष्य में कार्य करने की प्रेरणा अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक से अधिक संपदा उत्पन्न करेगा और वह अंततः समाज के हित में होगी। स्मिथ के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? फ्रेडरिक लिस्ट, स्मिथ, रिकॉर्डो या फिर माल्थस? तो इनमें से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक लिस्ट। जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट विकास के परंपरागत सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। इन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्र की समृद्धि पूंजी पर आधारित नहीं है बल्कि यह उत्पादक शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? मार्क्सवाद ने, उदारवाद ने, समाजवाद ने या फिर गांधीवाद ने? तो संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? इनमें से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उदारवाद ने। उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना और कहा कि इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसका अस्तित्व बना हुआ है। लोग इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार को ही मानते थे। क्वेश्चन नंबर 16, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं आदर्शवाद के, व्यक्तिवाद के, उदारवाद के या फिर सभी के? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद के। राज्य के संबंध में ग्रीन के विचार आदर्शवादी होने के पश्चात भी संपत्ति के संबंध में उनके विचार उदारवादी हैं। अन्य उदारवादी विचारकों की भांति ग्रीन भी संपत्ति के अधिकार को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। व्यक्तिवाद या नकारात्मक उदारवाद के विपरीत वे संपत्ति के अधिकार को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर देखते हैं। तो ऐसे तो ग्रीन आदर्शवादी हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार के संबंध में उनके विचार उदारवाद से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कथन और कारण का है। कथन दिया गया है, सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है
और कारण दिया गया है वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही भी व्याख्या भी है। सकारात्मक उदारवाद राज्य की भूमिका का विस्तार चाहता है। राज्य की परंपरागत भूमिका पुलिस राज्य के स्थान पर, जो परंपरागत उदारवाद है वो पुलिस राज्य का समर्थक है, जबकि जो सकारात्मक उदारवाद है वो राज्य की भूमिका का विस्तार चाहती है और पुलिस राज्य के स्थान पर सामाजिक समस्याओं के मामले में राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप का पक्ष पोषण करती है। ग्रीन, लास्की, आर.एच. टॉनी, हॉबहाउस जैसे विचारक इस धारणा के समर्थक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि राज्य उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करे जिनका संबंध सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से है। व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। C.B. मैकफर्सन, कार्ल जे पॉपर, जॉन रॉल्स या फिर L.T. हॉबहाउस। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी, कार्ल जे पॉपर। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत यानी सोशल इंजीनियरिंग थियोरी कार्ल पॉपर ने प्रस्तुत की थी। कार्ल पॉपर को राजनीतिक चिंतन और व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। उनकी कृति का नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। के अंतर्गत पॉपर ने 3 विचारकों पर प्रहार किया और वो कौन है? प्लेटो, हेगल और मार्क्स। और इन्होंने मुक्त समाज का शत्रु भी इन विचारकों को कहा है। पॉपर ने पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद और उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। तो इनमें से कौन सी एक मूल मान्यता नहीं है उदारवाद की? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। ऐसी मूल मान्यता नहीं है उदारवाद की। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह मान्यता आदर्शवादियों की है। कांट, हीगल, फिक्टे, ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके जैसे आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हुए मनुष्य के लिए स्वाभाविक और आवश्यक मानते हैं। शेष अन्य विकल्प में दिए गए तथ्य उदारवाद की मूल मान्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? मैकवर्न का, लूथर का, लास्की का या फिर डनिंग का? उदारवाद 2 पृथक तत्वों यानी लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है मैकवर्न ने। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है? आदर्शवाद के विकास के लिए, उदारवाद के विकास के लिए, मार्क्सवाद के विकास के लिए या फिर समाजवाद के विकास के लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद के विकास के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों का है, जिनकी मान्यता है कि राज्य स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य का निर्माण लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। लॉक जैसे विचारकों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत देकर उदारवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज्य का, प्रतिनिधि सरकार का, लोक कल्याणकारी राज्य का या फिर सीमित सरकार का? तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए? ऑप्शन नंबर ए, बुर्जुआ राज्य। बुर्जुआ राज्य एक मार्क्सवादी अवधारणा है जो पूंजीपतियों द्वारा स्थापित राज्य को व्यक्त करती है। यह उदारवाद से संबंध नहीं रखता है। प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य व सीमित सरकार सभी उदारवाद की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत या फिर आदर्शवादी सिद्धांत? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत रात्रि के पहरेदार की भूमिका के रूप में राज्य का समर्थन करता है? तो ये है उदारवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
उदारवादी सिद्धांत राज्य के यांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। अतः राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। इसके अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है। उदारवाद क्या मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास तर्क है और वो अपना सर्वोत्तम जानता है, इसलिए राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी आधार पर यह सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 25, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता या फिर राष्ट्रवाद? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उदारवाद का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके अस्तित्व से हो। व्यक्तिवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा है कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। उदारवाद का मूल तत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उदारवाद की मुख्य मान्यताएं क्या क्या हैं? मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति के हित एवं सामान्य हित में कोई बुनियादी टकराव नहीं है। व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। नागरिक समाज एक कृत्रिम उपकरण है जिसका ध्येय मनुष्य का हित साधन है। उदारवाद केवल संवैधानिक शासन को ही मान्यता देता है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध केवल इस आधार पर लगाया जा सकता है कि वह दूसरों को वैसी ही स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। उदारवाद अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसके अनुसार सार्वजनिक नीति व्यक्तियों और समूहों की स्वतंत्र सौदेबाजी का परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार उदारवाद की संपूर्ण अवधारणा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? समाजवाद में, उदारवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद में या फिर फांसीवाद में? तो राइट आंसर है उदारवाद। उदारवाद व्यक्ति को एक विवेकशील कर्ता मानता है। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन रिपीटेड है। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? समाज का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, स्वतंत्र बाजार, अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, समाज का समाजवादी ढांचा। उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। समाज का समाजवादी ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों जैसे कि भारत में पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि में रखते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? उपयोगितावाद, व्यावसायिक समूहवाद, श्रेणी समाजवाद या फिर फांसीवाद? तो राज्य का उदारवादी सिद्धांत यहाँ पर क्या है? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। इन्होंने राज्य के कार्य को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। ये विचारक व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद का हृदय वाक्य है। राज्य का कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को खुशी प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 30 कथन और कारण का है। कथन दिया गया है, सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपती है, वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है कथन कारण का, सेम यही क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ए सही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि बी ऑप्शन में दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया गया है। तो आप लोगों को एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर देखनी है, ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में हम लोग ए ऑप्शन ही रहता है ये वाला, तो हम ए ही टिक कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, एग्जाम्स में ज़रूर पढ़िएगा। कथन और कारण वाले क्वेश्चन में ऊपर नीचे कर दिया जाता है।
सकारात्मक उदारवाद राज्य को ऐसे कार्य सौंपती है जिससे व्यक्ति की सार्वजनिक सिद्धि में सहायता पहुंचे। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के हाथों में ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में आने वाली बाधाएं दूर हो। सकारात्मक उदारवाद को विकसित करने का श्रेय टी.एच. ग्रीन एवं बर्नार्ड बोसांके को जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद के, राष्ट्रीय समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के या फिर संशोधनवादी समाजवाद के। तो सकारात्मक उदारवाद किसके निकट है? तो ये निकट है लोकतांत्रिक समाजवाद के। सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। दोनों ही अवधारणाओं में यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस ढंग से विनियमित करना चाहिए कि निर्धन और निर्बल वर्गों को अपेक्षित सहायता पहुंचाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 32, व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा किस में होती है? अराजकतावाद में, गांधीवाद में, मार्क्सवाद में या फिर उदारवाद में? तो व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है उदारवाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उदारवाद में स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का निर्णायक है। भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखकर स्वेच्छा और परस्पर सहमति से जो अनुबंध करे, राज्य को उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य को व्यक्तियों की स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात्य वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का या फिर सबका? तो उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। उदारवाद के प्रणेता लॉक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को माना। लॉक प्रारंभिक उदारवादी विचारक के रूप में संपत्ति का उत्पादन करने, संरक्षित करने, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार व्यक्ति को देता है। उदारवाद की इस प्रवृत्ति से धनवानों का हित होता है, क्योंकि लॉक के अनुसार राज्य को व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में आने वाली बाधाओं को खत्म करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तो उदारवाद किसका मिश्रण है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उदारवाद को लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा जाता है। उदारवाद में व्यक्ति की व्यक्तिता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उदारवाद शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार करता है, जो संवैधानिक व सीमित सरकार के द्वारा शासन करती है। कोइनर के अनुसार उदारवाद की शुरुआत और अंत दोनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मानवाधिकार एवं व्यक्तिगत मानवीय खुशी से होती है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। तो आधुनिक उदारवाद की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन समाजवादी राज्य की विशेषता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल आदि आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक उदारवादी राज्य की और क्या क्या विशेषताएं हैं? व्यक्तिगत अस्तित्व को पहचान, व्यक्तिगत तार्किकता में विश्वास, स्वतंत्रता को प्रमुखता, राज्य साधन तथा व्यक्ति साध्य, संवैधानिक एवं सीमित सरकार, लोकतंत्र को समर्थन, सेकुलरिज्म में विश्वास और बहुलवादी समाज। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा, मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा या फिर समाज के सभी वर्गों की हितों की रक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। आधुनिक उदारवाद अर्थात सकारात्मक उदारवाद का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना है। आधुनिक उदारवाद राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है। J.S. मिल, T.H. ग्रीन, H.J. लास्की, R.H. टॉनी तथा L.T. हॉबहाउस इस अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
कथन है उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, और कारण है उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही कथन सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। उदारवाद राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इस अवधारणा की यह मान्यता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तु है। राज्य की भूमिका केवल प्रहरी राज्य की है, वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। हालांकि सकारात्मक उदारवाद नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सक्रियता का समर्थक है, परंतु यहाँ पर राष्ट्रीय उदारवाद को ही प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की इस प्रकार की भूमिका का निहितार्थ है व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ देना। यानी कि यहाँ पर दोनों ही कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, इंग्लैंड में लॉर्ड बेब्रिज प्रतिवेदन ने किस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था? उदारवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य या फिर कल्याणकारी राज्य? तो बेब्रिज प्रतिवेदन किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था कल्याणकारी राज्य से, और ये कब आया था? 1943 में या फिर कहिए 42 में। दिसंबर 1942 में इंग्लैंड में आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लॉर्ड विलियम बेब्रिज प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के माध्यम से 5 महाबुराइयों को अंत करने के लिए राज्य को कदम उठाने को कहा गया। और ये 5 महाबुराइयां क्या थी? कमी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी तथा आलस्य। ये रिपोर्ट सरकार से नागरिकों को पर्याप्त आय, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त शिक्षा, पर्याप्त आवास तथा पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गैलब्रेथ, मैकफर्सन, कीन्स या फिर रूजवेल्ट? तो राइट आंसर है यहाँ पर गैलब्रेथ। समकालीन अमेरिकी अर्थशास्त्रवेत्ता जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 1971 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। गैलब्रेथ ने अपनी प्रसिद्ध कृति द एफ्लुएंट सोसाइटी के अंतर्गत निजी संपदा और सार्वजनिक दरिद्रता के सह अस्तित्व की बात की। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1930 के दशक की आर्थिक मंदी से दुनिया को उबारने में मदद की। वर्ष 1936 में कीन्स की पुस्तक द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई। कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में योगदान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया था। सीवी मैकफर्सन स्वतमूलक व्यक्तिवाद यानी पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना? एसएन आइसेस्टाट, एडवर्ड सिल्स, रुडोल्फ डेविड एप्टर? तो राइट आंसर है यहाँ पर एसएन आइसेस्टाट। एमएन आइसेस्टाट ने आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या क्या मानी है? सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 41, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? श्रेणी समाजवाद की, सकारात्मक उदारवाद की या फिर नकारात्मक उदारवाद की? तो राइट आंसर है यहाँ पर नकारात्मक उदारवाद, जिसे हम लोग परंपरागत उदारवाद भी कहते हैं। हस्तक्षेप की नीति नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के किसी भी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती है। नकारात्मक उदारवाद 16वीं से 18वीं सदी के बीच विकसित अवधारणा है, जिसके प्रमुख प्रतिपादक विचारक जॉन लॉक, एडम स्मिथ एवं रिकार्डो है। इसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है तथा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। यह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखता है, जिसमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है साम्यवाद और आदर्शवाद का, समाजवाद और साम्यवाद का, उदारवाद और समाजवाद का या फिर व्यक्तिवाद और फासीवाद का? तो लोक कल्याणकारी राज्य किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है उदारवाद और समाजवाद का।
कल्याणकारी राज्य में उदारवाद से स्वतंत्रता और समाजवाद से कल्याण का विचार ग्रहण करके दोनों को इस प्रकार मिश्रित किया गया है कि यह पुलिस राज्य व संपूर्ण राज्य दोनों का अद्भुत मिश्रण जैसा दिखाई देता है। एक और यह लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, व्यवसाय आदि की अनिवार्य स्वतंत्रताओं की प्रत्याभूति प्रदान करता है, जबकि दूसरी ओर यह निर्धनता, अज्ञानता, व्याधि, भूख, आश्रय भाव जैसी सामाजिक आर्थिक बुराइयों को समाप्त करने की नीति अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? JDH कॉल, HJ लास्की, अब्राहम, TW केंट। तो राइट आंसर है TW केंट। TW केंट कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। राज्य का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू या फिर JS मिल? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड के फेबियन समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। उनका विश्वास लोकतांत्रिक समाजवाद में था। वे कल्याणकारी राज्य में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। कैंट के अनुसार लोक हितकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। डॉक्टर अब्राहम के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। DL हॉबमैन के अनुसार कल्याणकारी राज्य दो अतिथियों में एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। क्वेश्चन नंबर 45, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। कल्याणकारी राज्य किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है उदारवाद और समाजवाद का। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य ना माध्यम है ना उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, एक माध्यम है या फिर एक अवयव है। तो कल्याणकारी सिद्धांत क्या विश्वास करता है? कि राज्य एक माध्यम है। कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को एक माध्यम मानता है। इसका मुख्य फल लोगों की अनिवार्य स्वतंत्रताओं के साथ बिना छेड़छाड़ के लोगों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। लॉर्ड विलियम बेवरेज ने वर्ष 1943 में इटली की लेबर पार्टी की सरकार में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें 5 महाबुराइयों जैसे बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रय अभाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? केंट का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके बदले कांट दिया गया है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कल्याणकारी राज्य वर्तमान समय में बहुत प्रचलित शब्द बन गया है। आज प्रत्येक राज्य अपने कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए TW केंट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में हॉबमैन ने लिखा है कि कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। इसका विश्वास है कि अपनी अपूर्णताओं के बावजूद कल्याणकारी राज्य हर मानवीय और प्रगतिशील समाज के लिए नमूना पेश करता है। लास्की भी कल्याणकारी राज्य के समर्थक है। यहाँ विकल्प में कांट के स्थान पर कैंट का उल्लेख होता तो विकल्प डी सही होता, लेकिन यहाँ पर विकल्प में कहीं पर भी कैंट नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए राइट आंसर हम नहीं बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 48, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो कल्याणकारी उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 49, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यता एक संश्लेषण है। अगेन वही क्वेश्चन है, उदारवाद और समाजवाद का ये संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है, आतंकवाद की निर्णायक विजय होगी, उदारवाद प्रति आतंकवाद में परिवर्तित हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है।
पूर्व सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति, जिसमें पश्चिमी उदारवादी विचारधारा तथा सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के बीच संघर्ष चल रहा था, के बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में यह विचार व्यक्त किया कि अब पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। तो ये आज हमने उदारवाद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अराजकतावाद से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।